Hello everyone, this is Seema here. First, welcome to all of you in my channel. Today we will learn about the Venn diagram. Then we will study about the operations on set. जनरली ऑपरेशंस आपने पढ़े होंगे। अर्थमेटिक ऑपरेशंस के तौर पे आपने एडिशन पढ़ा है, सब्सट्रैक्शन पढ़ा है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं। बट लेट मी क्लियर, जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं वो नंबर्स के बीच परफॉर्म करते हैं। अभी हम सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हमको सेट्स के बीच ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो सेट्स के बीच जनरली जो ऑपरेशंस पॉपुलर हैं उनमें से पहला है यूनियन और दूसरा इंटरसेक्शन। ओके, तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिफाइन द यूनियन, and second, how to perform the union between the two sets. Third, clarification by the Venn diagram. It's clarification by using the Venn diagram. And next, I will introduce the properties, all the properties of the operations of unions. And the last but not the least, which is very important, clam on the properties and how we can verify all the clam. Okay, so without wasting any more time, let's start with the Venn diagram. Here first I am going to read this theory. Most of the relationship between the sets can be represented by means of diagrams which are known as Venn diagram. अब तक आपने दो सेट्स के बीच रिलेशन पढ़ा है, ठीक है। दो सेट्स के बीच आपने रिलेशन पहले भी स्टैब्लिश किया है, जैसे कि एक सेट को दूसरा सेट का आपने सबसेट बताया या प्रॉपर सबसेट बताया। तब ऐसे कंडीशंस में दूसरा पहले का क्या कहलाता था, सुपर सेट कहलाता था। इस तरीके से आपने सिंबॉलिकली एक सेट को दूसरे सेट के साथ रिलेट किया है, उनके बीच रिलेशन को स्टैब्लिश किया है। बट अब बारी आती है दो सेट्स के बीच रिलेशन को स्टैब्लिश करना है बाय द मीन्स ऑफ डायग्राम। दैट मीन्स डायग्राम के थ्रू हाउ वी कैन establish a relationship between the two sets diagrammatically. Okay, so according to Venn, we can continue with Venn diagram to establish relationship not only between the two sets, even we can establish the relationship among more than two number of sets. Okay, and how we can make a diagram and how we can establish the relation by this Venn diagram. Okay, so first हमें क्या करना होता है कि हमें कोई भी सेट बताने से पहले यूनिवर्सल सेट को उस वेन डायग्राम में स्केच करना होता है, ठीक है। द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड यूजुअली बाय अ रेक्टेंगल एंड इट्स सबसेट्स बाय सर्कल, ठीक है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूनिवर्सल सेट बनाना होगा। अब यूनिवर्सल सेट आप कैसे बनाएंगे, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मैंने क्या लिखा है, यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड यूजुअली बाय अ रेक्टेंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक रेक्टेंगल शेप बनाएंगे और उस शेप को आप क्या डिक्लेयर करेंगे, यूनिवर्सल सेट। एज यू नो द यूनिवर्सल सेट इज द बिगेस्ट सेट, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा या मोस्टली नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पर और उसके कुछ एलिमेंट्स को लेकर के हम क्या करते हैं, सेट तैयार करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा रेक्टेंगल शेप को हमने यूनिवर्सल सेट डिक्लेयर किया है और इसके अंदर मैंने क्या बनाया यहाँ पर और जिसको मैंने कवर्ड किया यहाँ पर इट्स शेडेड बाय द ग्रीन कलर। ओके, दिस होल रीजन इट्स नोन एज यूनिवर्सल सेट। अब इसके अंदर क्या है, 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ क्या है यहाँ पर एलिमेंट्स को मैंने डॉट के थ्रू हाईलाइट किया है। अब इसमें से 6 में से मैंने कुछ एलिमेंट्स को लेकर के, जैसे कि मैंने 4th 5th और 6th ये 3 एलिमेंट्स को लेकर के मैंने क्या किया है, एक सेट तैयार कर दिया यहाँ पर ठीक है, और जिसे मैंने क्या कर दिया, सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट किया यहाँ पर। तो यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल शेप के थ्रू क्या होता है, रिप्रेजेंट होता है, और वहीं पर उस यूनिवर्सल सेट के कुछ एलिमेंट्स को लेकर के हम जो सबसेट तैयार करते हैं उस सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंटेड होता है यहाँ पर। जैसे अभी मैंने एक सेट लिया यहाँ पर और जिसमें कितने जो कंटेन करते हैं यहाँ पर 3 एलिमेंट्स को, ठीक है। सेट ए कंटेन्स the 3 number of elements and set A made by the elements those who are belongs to the universal set, just because the elements belongs to the universal set, and that's why the set A is called the subset of this universal set, है ना, क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये बाहर के एलिमेंट तो है नहीं, ये यूनिवर्सल सेट्स के ही एलिमेंट है, एंड दैट्स वाई जो सेट ए इन 10 एलिमेंट से मिलकर के तैयार होगा ये सबसेट होगा यहाँ पर यूनिवर्सल सेट का। ओके फाइन, ठीक है। चलिए अब आपको ये बात यहाँ पर समझ में आ जाती है, ठीक है। चलिए
अब यहाँ पर देखिए, अब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सल सेट में आप उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स को लेके सेट तैयार कर सकते हैं। सेट्स को आप सबसेट बोलेंगे यहाँ पर और सेट्स के लिए आप सर्कल जनरली यहाँ पर यूज़ करेंगे और एलिमेंट्स के लिए जनरली आप डॉट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो यहाँ पर एक थ्योरी लिखी है मैंने, क्या लिखी थी, एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट्स आर रिटन इन देयर रिस्पेक्टिव सर्कल्स। यदि आप कोई एलिमेंट ले रहे हैं और वो एलिमेंट किसी पर्टिकुलर सेट में बिलोंग करता है तो आपको उसके रिस्पेक्टिव सर्कल में, उस सेट के रिस्पेक्टिव सर्कल में उस एलिमेंट को लिखना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स जो एलिमेंट्स यहाँ पर, ये तीन एलिमेंट्स सेट ए में बिलोंग करते हैं यूनिवर्सल सेट के, लेकिन सेट ए में बिलोंग करते हैं। दैट्स व्हाई मैंने उसे सर्कल इन सेट सर्कल्स लिखा है यहाँ पर, ठीक है। ओके फाइन। तो इस तरीके से आप डायग्रामेटिकली चीज़ों का एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पर। अभी हम इसे और भी अच्छे से समझेंगे, ठीक है। बट हम आगे बढ़ते हैं। अभी ऑपरेशंस ऑन सेट्स में आते हैं यहाँ पर। एज यू कैन सी हियर, यूनियन ऑफ द सेट्स एंड द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। Union, which will be which generally denoted by this letter capital U, as you can see here, and the operation intersection, which is denoted by this उल्टा U। यहाँ पर देखिए इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल U जो कि कुछ उल्टा नजर आ रहा है यहाँ पर, दैट इज रिडक्स इंटरसेक्शन। ओके फाइन। तो now I'm going to define the operations union. Okay. The union of two set A and B, it's the set C, which consists of all those elements which are either in A or in B, including those which are in both. Okay. तो क्या समझ में आया इससे आपको? सपोज आपको दो सेट ले लीजिए। जनरली हम ऑपरेशन, चाहे हम मैथमेटिक ऑपरेशन पे क्यों ना पढ़े, मैथ्स में दो नंबर्स के बीच ही एक ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ठीक वैसे ही दो सेट्स के बीच ही यूनियन परफॉर्म होगा। तो यदि हम कोई दो सेट ए और बी सपोज करें और यदि हम उनके बीच यूनियन परफॉर्म करें, तो यूनियन के बाद, उनके बीच यूनियन परफॉर्म करने के बाद आपको जो सेट मिलेगा वो एक तीसरा सेट, यदि हम सी से डिनोट करें तो ये सेट सी किस तरह के एलिमेंट्स को कंटेन करता है यहाँ पर वो देखिए। ये सेट सी जो है यहाँ पर ये उन सारे एलिमेंट्स को कंटेन करता है यहाँ पर जो सेट ए में बिलोंग करते होंगे या सेट बी में बिलोंग करते होंगे, या तीसरी एक पॉसिबिलिटी और है जो इन दोनों में बिलोंग करते होंगे। दैट मीन्स दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट के तौर पे भी हो सकते हैं। तो ये तो बात हो गई थ्योरेटिकली। अब आते हैं हम सिंबॉलिकली इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर। ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए और एक्स बिलोंग्स टू सेट बी। आ रही बात यहाँ पर समझ? कहने का मतलब ये है कि ए यूनियन बी जो है वो एक तीसरा सेट होगा। दो नॉन एम्पटी सेट आप सपोज कीजिए यहाँ पर, दो नॉन एम्पटी, दो सेम सेट मत लीजिए, टू डिफरेंट नॉन एम्पटी सेट्स आप यहाँ पर लीजिए। जैसे मैंने ए और बी टू डिफरेंट नॉन एम्पटी सेट्स लिया, मतलब सेट ए के पास कुछ एलिमेंट्स है, सेट बी के पास कुछ और एलिमेंट्स है। ऐसे दो नॉन एम्पटी मैंने सेट्स लिए यहाँ पर और उनके यूनियन से एक तीसरा सेट बने, और वो तीसरा सेट क्या होगा, इन दो सेट्स के बराबर हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो तीसरा सेट है वो क्या कर रहा है, सेट ए के भी सारे एलिमेंट्स और सेट बी के भी सारे एलिमेंट्स को कंटेन करता है, एंड दैट्स वाई कि वो क्या हो जाता है, उन दो सेट्स के कंपेयर में थोड़ा बड़ा हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। अब ये चूंकि सेट ए के भी एलिमेंट्स जो इनके यूनियन में बिलोंग करता होगा यहाँ पर, ठीक है, वो एलिमेंट हो सकता है सेट ए का हो या हो सकता है सेट बी का हो, या मैंने आपको क्या बताया, दोनों सेट्स में बिलोंग करने वाला कॉमन एलिमेंट भी हो सकता है यहाँ पर। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ हाउ वी कैन represent this relationship between the two sets by this by the Venn diagram, है ना। समझ में आ रहा है यहाँ पर आपको? मतलब अभी तक हम, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वेन डायग्राम के थ्रू हम दो सेट्स के बीच रिलेशंस को स्टैब्लिश कर सकते हैं। अभी दो सेट्स के बीच रिलेशंस कैसा है, यूनियन का, ठीक है। दो सेट्स को क्या किया जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है, उन्हें जोड़ा जा रहा है यहाँ पर यूनियन। इट मीन्स कहीं ना कहीं हमारा मतलब मर्ज करने से यहाँ पर। तो इस चीज़ को हम डायग्रामेटिकली कैसे एक्सप्लेन करेंगे, अब इसे आप समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने बताया था, आपको एक यूनिवर्सल सेट लेना होगा, और यूनिवर्सल सेट के दो सबसेट ए और बी आप ले लीजिए। यूनिवर्सल जो कि एक सबसे बड़ा सेट है जिसके अंदर दो सबसेट है ए और बी। मैंने ए और बी दो बोला यहाँ पर टू डिफरेंट नॉन एम्पटी सेट्स हैं, और जिसे मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, आपने देखा होगा, मैंने इन दोनों को ज्वाइंट कर रखा है, एक दूसरे से कनेक्ट करके रखा है। वाई? जस्ट बिकॉज हम क्या परफॉर्म करना चाहते हैं, हम यूनियन परफॉर्म करना चाहते हैं, हम यूनियन शो करना चाहते हैं। तो भाई यूनियन का मतलब तो दो सेट्स को मर्ज करने से, और मर्ज करने के लिए आपको इन दो सेट्स को क्या करना होगा, इन दो सेट्स मतलब जो सर्कल्स के, टू डिफरेंट सर्कल्स के थ्रू जो टू डिफरेंट नॉन एम्पटी सेट्स ए और बी रिप्रेजेंट हो रहे हैं यहाँ पर, आपको उन्हें क्या करना होगा, यहाँ पर ज्वाइंट रखना होगा। ज्वाइंट रखेंगे तभी तो समझ में आएगा ना कि वो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से मर्ज हो रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए ए यूनियन बी कौन सा रीजन होगा, इट मीन्स
वो कौन सा हिस्सा इस यूनिवर्सल इस ओवरऑल यूनिवर्सल सेट में वो कौन सा रीजन है, वो कौन सा हिस्सा है जो ए यूनियन बी को एक्चुअली में शो करता है यहाँ पर पे। ए यूनियन बी से मेरा मतलब यहाँ पर पे उस तीसरे सेट से जो सेट ए और सेट बी के ओवरऑल एलिमेंट को कंटेन करता है। दैट मीन्स सेट ए ओवरऑल और सेट बी ओवरऑल, मतलब ए और बी इन दोनों सेट्स को आप पूरी तरह से क्या करेंगे यहाँ पर पे शेड कर देंगे। ये जो शेडेड पार्ट दिख रहा है यहाँ पर पे आपको, दिस शेडेड पार्ट, दिस ओवरऑल शेडेड पार्ट इट्स रिप्रेजेंट द ए यूनियन बी। आ रही बात यहाँ पर पे समझ, क्योंकि ए यूनियन बी का मतलब हमारा सेट ए के ओवरऑल पार्ट से है और सेट बी के ओवरऑल पार्ट से है। उन दोनों के ओवरऑल पार्ट को हमें मर्ज करना है, ओवरऑल एलिमेंट्स को मिक्सअप करना है, और ओवरऑल एलिमेंट के लिए हमको ओवरऑल पार्ट्स को मर्ज करना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाई मैंने ओवरऑल को शेड किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर पे यहाँ कोई पार्ट छूटा नहीं है। यहाँ पर पे सेट ए भी पूरा कवर्ड है और सेट बी भी पूरी तरह से शेडेड है। तो इस तरीके से दोनों क्या है, पूरी तरह से शेडेड है। अब दोनों चूंकि पूरी तरह से शेडेड है मतलब कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रहा है, ठीक है, इनमें बिलोंग करने वाला कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रहा है, और इस तरीके से ये शेडेड पार्ट जो है वो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। चलिए ये तो हो गया डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन। अब हम आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ पर। देखिए क्या होता है, अब तक हमने पढ़ा कि जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशंस में भी हमने पढ़ा, बेटा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यदि हम बात करें बाइनरी ऑपरेशंस की, लाइक एडिशन या मल्टीप्लिकेशन की हम बात करते हैं, तो हमको पता है कि वो कम्यूटेटिव लॉ को फुलफिल करता है और एसोसिएटिव लॉ को फुलफिल करता है। ठीक वैसे ही जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशंस कुछ लॉ को फुलफिल करते हैं, ठीक वैसे ही ये जो यूनियन और इंटरसेक्शन है ये भी क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी ये कंटेन करते हैं। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी कंटेन करते हैं, ठीक है। तो यूनियन के हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो शुरुआत होती है कम्यूटेटिव लॉ से। एज यू कैन सी हियर दिस इट्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। कम्यूटेटिव लॉ ये एज अ प्रॉपर्टी रखता है, दैट मीन्स ये कम्यूटेटिव लॉ को फुलफिल करता है। इट मीन्स यदि दो सेट्स के बीच, यदि पहले और दूसरे सेट ए और सेट बी के बीच यूनियन परफॉर्म किया जा रहा है यहाँ पर पे, तो यदि मैं इन दो सेट्स के ऑर्डर्स को इंटरचेंज कर दूँ तो मेरी आंसरिंग जो है, आ रही बात समझ, दैट मीन्स आफ्टर दिस यूनियन, आफ्टर परफॉर्मिंग दिस यूनियन, मेरा जो आने वाला तीसरा सेट सी है वो नॉन इफेक्टेड बना रहेगा यदि मैं इनके ऑर्डर्स को इंटरचेंज कर देती हूँ। तो यही तो मतलब निकलता है कम्यूटेटिव का, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कम्यूटेटिव लॉ इट मीन्स ऑर्डर्स को इंटरचेंज कर देने पर वैल्यूज को नॉन इफेक्टेड बने रहना, इट मीन्स कम्यूटेटिव का फुलफिल होना। तो बस वैसे यहाँ पर पे होगा, यदि मैं ए यूनियन बी निकाल रही हूँ, ठीक है, और यदि मैं उनके ऑर्डर्स को इंटरचेंज कर दूँ और मैं बी यूनियन ए परफॉर्म करूँ तो भी वही आंसरिंग आएगी जो पहले आ रही थी। इसका मतलब तो यही हुआ, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को फुलफिल करता है, क्योंकि ये एज अ प्रॉपर्टी रखता है, दैट्स वाई। तो मैं आगे क्लेम भी कर रही हूँ, मैं क्लेम कर रही हूँ तो मैं आगे वेरीफाई करके भी दिखाऊंगी। बट पहले आप इसे याद रखिए कि ये जो यूनियन है ये इस तरीके की प्रॉपर्टी को रखता है, ठीक है। ओके फाइन। अब आते हैं नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव भी आपका पढ़ा हुआ है यहाँ पर। बेसिकली एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव इन दो लॉ को समझाने के लिए हमको एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स, 3 नंबर्स या 3 सेट्स का होना ज़रूरी है। यदि आप सेट्स में यूनियन ऑपरेशंस को लेकर के एसोसिएटिव बताना चाहते हैं तो एटलीस्ट 3 सेट्स का होना ज़रूरी है। सपोज ABC 3 नॉन एम्पटी सेट्स आपके पास यहाँ पर पे, तो यदि मैं पहले 2 सेट्स का यूनियन परफॉर्म करूँ, देन उसे मर्ज करूँ तीसरे सेट्स के साथ, या पहले सेट को रेस्ट पोजीशन में रखते हुए बाद के 2 सेट्स का यूनियन लेकर उसमें पहले को मर्ज करूँ, दोनों कंडीशंस में जो मेरी फाइनल आंसरिंग आएगी यहाँ पर पे वो क्या होगी, सेम होगी, नॉन इफेक्टेड होगी, आंसरिंग सेम होगी। आ रही बात यहाँ पर पे समझ, तो ही हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव लॉ फुलफिल हो रहा है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ये जो ऑपरेशंस ऑफ यूनियन है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को रखता है, कंटेन करता है, दैट मीन्स ये एसोसिएटिव लॉ को फुलफिल करता है। तो ये भी हो गया एसोसिएटिव। आगे हम इसे भी वेरीफाई करके दिखाएंगे कि कैसे पॉसिबल है। तीसरा यहाँ पर पे लॉ ऑफ आइडेंटिटी, है ना। तो लॉ ऑफ आइडेंटिटी क्या है ये भी आपका पढ़ा हुआ होगा। आइडेंटिटी का मतलब होता है एक जैसा बने रहना, तत्समक जैसा हम हिंदी में पढ़ते हैं। एक जैसे बने रहने का मतलब ये है कि कोई यदि हमारे पास कोई नॉन एम्पटी सेट है, जैसे कि आपको दिख रहा है ए मैंने यहाँ पर पे लिया है थर्ड प्रॉपर्टी में, और जिसका यूनियन परफॉर्म करी हूँ मैं किसके साथ, फाई के साथ, वेयर फाई इज व्हाट, इट मीन्स इट्स जस्ट अ नल सेट, जो कि एक एम्पटी सेट है, एक वाइट सेट है और जिसके पास 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। चूंकि 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, दैट्स वाई कि इसका किसी भी एक नॉन एम्पटी सेट्स के साथ जब मैं यूनियन लूँगी तो मुझे वापस अपना नॉन एम्पटी सेट ए मिलेगा। जैसे कि 0 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, भाई 0 को आप किसी भी दूसरे नंबर के साथ ऐड कीजिए, आफ्टर एडिशन आपको वापस वही दूसरा नंबर मिलता है कि नहीं। ठीक वैसे ही जैसे 0 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, सेट्स थ्योरी में यदि हम बात करें नल सेट की, फाई की बात करें, नल सेट्स की बात करें, तो नल सेट भी क्या है, एक आइडेंटिटी सेट के तौर पर या आइडेंटिटी एलिमेंट के तौर पर रोल प्ले करता है, क्योंकि इसे किसी भी दूसरे सेट के साथ ऐड किए जाने पर, दैट मीन्स इसका यूनियन परफॉर्म किए जाने पर वापस हमको वो दूसरा नॉन एम्पटी सेट मिलता है, जैसे कि आप देख रहे हैं।
तो ये प्रॉपर्टी के तौर पे आप ये भी याद रख सकते हो, और इसे भी मैं फुलफिल करके आपको बताऊंगी जब मैं कोई एक सेट अपने मन से सपोज करूँगी, तो इस क्लैम को भी मैं वेरीफाई करके दिखाऊंगी। तो इस तरीके से ये 3 लॉ तो आपने देख ही लिए, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब इसके अलावा जो होता है बेटा वो देख लेते हैं यहाँ पर पे। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है बेटा वो यहाँ पर पे आप फोकस करेंगे। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो है ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू ए, दैट मीन्स एडम्पोटेड लॉ। इसकी स्टडी कुछ ऐसे की जाती है, इसकी स्टडी एडम्पोटेड लॉ, और इसे हिंदी में पढ़ा जाता है वर्ग सम नियम। ठीक है, इसमें क्या होता है एक्चुअली, यूनियन जो है वो 2 डिफरेंट सेट्स के बीच नहीं बल्कि 2 सेम सेट्स के बीच परफॉर्म किए जाने पर हमको वापस उसी सेट का मिलना है, और इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। अब क्लैम हुआ है तो वेरीफाई भी करेंगे यहाँ पर पे, और ये क्लैम एक्चुअली में वेरीफाइड है, फुल प्रूफ्ड है, एंड दैट्स वाई कि हम इसको एज अ प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं आज के डेट में, है ना। हम एज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशंस ऑफ यूनियन के तौर पर इसे पढ़ रहे हैं। इट मीन्स ये चीज़ ऑलरेडी वेरीफाइड है, हमें वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बताऊंगी कि कैसे ये पॉसिबल है, कैसे यदि ये दावा किया जा रहा है तो कैसे हम इसे सत्यापित कर सकते हैं, चीज़ मैं खुद आपको बताऊंगी बाय द एग्जाम्पल्स। और भी देखिए यहाँ पर इसके अलावा और भी आप देख सकते हैं। एडम्पोटेट हो गया, एडम्पोटेट के बताइए यहाँ पर लॉ ऑफ यूनिवर्सल। लॉ ऑफ यूनिवर्सल का एक खेल है बेटा। लॉ ऑफ यूनिवर्सल में क्या होता है एक्चुअली, लॉ ऑफ यूनिवर्सल के अकॉर्डिंग होता क्या है कि कोई आप नॉन एम्पटी सेट लीजिए, जैसे कि यहाँ पर लिया गया ए, और इस नॉन एम्पटी सेट को आप यूनिवर्सल्स के साथ मर्ज करेंगे। तो जब किसी भी नॉन एम्पटी सेट्स का यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन लिया जाता है तो हियर इज नो डाउट आफ्टर दिस ऑपरेशन वापस यूनिवर्सल सेट आता है, और यही लॉ ऑफ यूनिवर्सल बोलता है। ये भी ऑलरेडी वेरीफाइड है क्योंकि तभी हम इसे एज अ प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं यहाँ पर पे, बट आपको पता होना चाहिए। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। बताइए यहाँ पर पे कि मैंने आपको कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ बताए यहाँ पर पे, दैट मीन्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ यूनियंस के तौर पर मैंने आपको बताया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ बताया, आइडेंटिटी लॉ बताया, एडम्पोटेड लॉ बताया, अलावा मैंने इसके आपके लॉ ऑफ यूनिवर्सल भी आपको बताया। अब ये सारे लॉ मैंने बोल तो दिए हैं, ये सारे वेल प्रूफ्ड भी हैं, पर बावजूद मैं इसे प्रूफ करके बताऊंगी, और आप इसे घर पे खुद भी प्रूफ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, आपको करना कुछ नहीं, इसकी सिंपल मेथड है, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं करके बता रही हूँ आपको, वेरीफाई करके बता रही हूँ कम्यूटेटिव लॉ को। ओके, क्लैम क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ये होता है, एंड हाउ कुड बी पॉसिबल। प्रश्न उठ रहा होगा आपके दिमाग में, ये कैसे पॉसिबल हुआ। अब तक तो हमने नंबर्स को लेकर के कम्यूटेटिव फुलफिल किया, जैसे 2 + 3 विच इज इक्वल्स टू 3 + 2, है ना। तो जैसे आपने नंबर्स को लेकर के वेरीफाई किया है, ठीक वैसे आप यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, सेट्स को लेके भी वेरीफाई कर सकते हैं। कुछ नहीं, आप कोई भी 2 अपने मन से नॉन एम्पटी सेट सपोज कर लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर पे किया। लेट्स सपोज सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2, सेट बी इज इक्वल्स टू 3 4 5। ज़रूरी नहीं कि आप यही 2 सेट सपोज करें, आप अपने मन से कोई भी 2 नॉन एम्पटी सेट सपोज कर सकते हैं। वो 2 डिफरेंट नॉन एम्पटी सेट्स भी हो सकते हैं, उनके बीच कोई कॉमन एलिमेंट्स भी आप ले सकते हैं, जैसा आपको लेना आप ले सकते हैं। हियर इज नो एनी काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन, तो आप आज़ाद हैं, जो आपको सेट सपोज करना है वो आप कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर सपोज किया है। नाउ व्हाट, देन फर्स्ट वी कैलकुलेट द ए यूनियन बी मीन्स लेफ्ट पार्ट ऑफ अवर क्लैम। हमको करना क्या बेटा, जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमको जैसे प्रूफ दैट के जो क्वेश्चंस हमको देते थे तो हम क्या करते थे, प्रूफ दैट का लेफ्ट पार्ट पहले हम सॉल्व करते थे, है ना, और थोड़ा सा राइट पार्ट सॉल्व करते थे, और फिर हम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट ला के दिखाते थे और हमारा क्लैम वेरीफाई हो जाता था। ठीक वैसे ही उसी मेथड के साथ आज आपको फिर कंटिन्यू होना है, जो कि बहुत ही सिंपल मेथड है। लेफ्ट क्या यहाँ पर ए यूनियन बी, जो क्लैम उसका लेफ्ट क्या है बेटा, ए यूनियन बी। तो आप सबसे पहले लेफ्ट के साथ कंटिन्यू हो जाइए और ए यूनियन बी को कैलकुलेट कर लीजिए। आ रही बात समझ, तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर ए यूनियन बी। तो चलिए सेट ए आपने मन से सपोज किया था उसे लिखा, सेट बी भी आपने एक दूसरा अपने मन से सपोज किया था सेट, वो आपने लिया। इन दोनों के बीच यूनियन कैसे परफॉर्म करना है, यूनियन बहुत ही सिंपल ऑपरेशन है, करना कुछ नहीं होता है, आपको दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को एक साथ लिख देना होता है। आफ्टर यूनियन क्या करना होता है, उस तीसरे सेट में क्या होता है, सेट ए और सेट बी दोनों के एलिमेंट्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पर पे जो आफ्टर यूनियन जो मेरे पास आ रहे हैं यहाँ पर पे सेट, उसके पास कौन कौन से एलिमेंट्स यहाँ पर पे ध्यान दीजिए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, आपको दिख रहा है यहाँ पर पे। तो सेट ए के भी दोनों एलिमेंट्स हैं और सेट बी के भी तीनों एलिमेंट्स हैं। यदि इन दोनों के पास कोई कॉमन एलिमेंट होता तो वो 2 टाइम्स ना लिख करके एक सिंगल टाइम लिखा जाता, जस्ट बिकॉज सेट में एलिमेंट्स रिपीटेड नहीं होता, एज यू नो अबाउट दिस। ठीक है, चलिए तो ये तो निकल गया आपका ए यूनियन बी, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 डिक्लेयर कर दीजिए। नेक्स्ट व्हाट, अब आप यहाँ पर पे क्या करेंगे, ये तो हो गया आपका लेफ्ट एम्प्लाइज हो गया, लेफ्ट हमने सॉल्व कर लिया। चलिए राइट को भी सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं बी यूनियन ए क्या आता है।
तो वी नाउ आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द राइट पार्ट ऑफ द क्लैम एज बी यूनियन ए। तो बी यूनियन ए जब आप निकालते हैं तो बी यूनियन ए, तो भाई आपने ऑर्डर्स को तो इंटरचेंज किया, सेट तो वही है, बी सेट वही है, एंड दैट्स वाई कि यूनियन भी, आफ्टर यूनियन भी आपको वही 5 एलिमेंट्स मिलेंगे, हियर इज नो डाउट। ये बात और है कि इस सेट में एलिमेंट्स का सीक्वेंस आगे पीछे है, तो नो मैटर कि कोई एलिमेंट आगे या कोई एलिमेंट पीछे है तो वही 5 एलिमेंट्स जो कि आपको ए यूनियन बी के दौरान मिले थे। इससे आप क्या डिक्लेयर कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 2। अब ज़रा ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 1 का राइट देखिए और इक्वेशन नंबर 2 का राइट देखिए, है ना। इन दोनों इक्वेशंस का राइट आपको सेम सेट दिख रहा है यहाँ पर, देख लीजिए आप, वही 5 एलिमेंट्स आपको इक्वेशन नंबर 2 के राइट में दिख रहे हैं कि यहाँ पर। दैट मीन्स इक्वेशन नंबर 1 और 2 का राइट क्या यहाँ पर पे सेम है, और चूंकि राइट इक्वल है दैट्स वाई लेफ्ट का कंपेयर किया जा सकता है। और जैसे आप लेफ्ट का कंपेयर करते हैं, यू गॉट ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए, मतलब आप अपना क्लैम वेरीफाई कर लेते हैं सक्सेसफुली। दिस इज वेरी सिंपल मैथड, वेरी पॉपुलर एंड कॉमन मैथड, जनरली हम इसे यूज़ करते आ रहे बचपन से, और इस तरीके से आप किसी भी लॉ, किसी भी प्रॉपर्टी को आसानी से फुलफिल कर सकते हैं। तो चलिए अब बारी आती है यहाँ पर पे कम्यूटेटिव के बाद एसोसिएटिव की। हाउ टू वेरीफाई द एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव के लिए बेसिकली आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, एटलीस्ट 3 सेट्स का होना ज़रूरी है यहाँ पर पे। तो चलिए हम कोई भी 3 सेट्स, कोई भी 3 डिफरेंट, लेट्स सपोज द 3 डिफरेंट सेट A, B and C where the 3 different non-empty sets सपोज कीजिएगा। ओके, लेट्स कंटिन्यू विद द लेफ्ट। तो चलिए सबसे पहले लेफ्ट क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पर पे ध्यान दीजिए, लेफ्ट जो बोल रहे हैं यहाँ पर पे उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। लेफ्ट जो है असल में वो ध्यान दीजिए यहाँ पर पे, लेफ्ट जो है, ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या परफॉर्म करने बोल रहा है, ए यूनियन बी को ब्रैकेट में क्लोज किया गया। इसका मतलब ये फर्स्ट ऑफ ऑल आप ए यूनियन बी निकालिए, उसके बाद जो आंसरिंग आएगी उसका यूनियन परफॉर्म कीजिएगा सेट सी के साथ। आ रही बात समझ। और जब तक आप एक यूनियन भी निकाल रहे तब तक आप सेट सी को रेस्ट पोजीशन में रखिए। इसका मतलब तो ये निकलता है, बॉड मॉस सभी ने पढ़ा है, सभी को पता है यहाँ पर ब्रैकेट्स के क्या मतलब निकलता है। जिस पर ब्रैकेट लगा है फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसे सॉल्व कीजिए। तो चलिए हम वैसा कर लेते हैं यहाँ पर। तो चलिए लास्ट में हम सबसे पहले ए यूनियन बी निकाल रहे हैं यहाँ पर एट अ टाइम जो है सेट सी एज इट इज बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सेट ए और सेट बी दोनों लिख लिया यहाँ पर। सेट सी को एज इट इज उतारा है, कांस्टेंट या रेस्ट पोजीशन में रखा है विदाउट काइंड ऑफ एनी डिस्टर्बेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल ए और बी के बीच यूनियन में परफॉर्म करिए, और यूनियन निकालना बहुत ही सिंपल है। सेट ए के पास 2 एलिमेंट्स हैं और सेट बी के पास अगले 2 एलिमेंट्स हैं, तो ऑब्वियसली उनका यूनियन क्या आएगा, 4 एलिमेंट से मिलकर के बना होगा, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब करना क्या है, यूनियन तो निकल चुका है, अब इसका यूनियन परफॉर्म कीजिए सेट सी के साथ। तो देखिए ये 4 एलिमेंट्स और सेट सी के 2 एलिमेंट्स, तो 4 और 2 कितने हो गए, 6 एलिमेंट्स। तो इस तरीके से यूनियन परफॉर्म हो गया यहाँ पर। तो लेफ्ट तो पूरी तरह से निकल गया। तो जो लेफ्ट निकला है यहाँ पर आपके क्लैम का जो लेफ्ट पार्ट निकला है वो एक ऐसा सेट निकला है जिसके पास कितने एलिमेंट्स हैं, जिसके पास एक्चुअली में कितने एलिमेंट्स यहाँ पर 6 एलिमेंट्स। कौन से 6 एलिमेंट्स यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इस आप इक्वेशन नंबर 1 डिक्लेयर कर दीजिए। चलिए अब बारी आती है इन दिस सेम वे यू कैन सोल्व द राइट पार्ट ऑफ द क्लैम। क्लैम का राइट पार्ट आपको बहुत क्लियर दिख रहा होगा यहाँ पर। ये राइट पार्ट क्या बोलते हैं यहाँ पर कि सेट ए को रेस्ट पोजिशंस में रखिए, पहले बाद के 2 सेट्स बी और सी का यूनियन परफॉर्म कीजिए, और फिर जो आंसरिंग आएगी उसको ए के साथ मर्ज कीजिए, दैट मीन्स फिर उसका सेट ए के साथ यूनियन परफॉर्म कीजिएगा। तो चलिए वैसा कर लेते हैं, सेट ए को पहले हम रेस्ट पोजीशन में रख देते हैं, बी और सी इन 2 सेट्स को लेकर के इनका यूनियन परफॉर्म कर देते हैं। तो इन दोनों का यूनियन कितना आएगा, 3 4 5 6, एज यू कैन सी हियर 3 4 5 6। ओके, अब यूनियन निकल चुका है तो उसका सेट ए के साथ यूनियन परफॉर्म कर दीजिए। तो यूनियन परफॉर्म करना मतलब ओवरऑल एलिमेंट्स को एक साथ लिख दीजिए। तो पहले सेट्स के 2 एलिमेंट और बाद के सेट्स के 3 4 5 6 ये 4 एलिमेंट्स, तो कितने आ गए, 6 एलिमेंट्स। ध्यान दीजिए यहाँ पर आपके पास जो राइट हैंड साइड को सॉल्व करने पर सेट आ रहा है वो सेट कुछ आपको इक्वेशन नंबर 1 के जैसा नहीं दिख रहा है ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर यही 6 एलिमेंट्स आपको पहले मिले थे, 6 एलिमेंट से मिलकर के सेट पहले मिला था, और यही 6 एलिमेंट से मिलकर के सेट आपको अब मिला है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं क्या समझ में आ रहा है आपको, दोनों इक्वेशंस के राइट सेम है। अब जब राइट सेम है तो हियर इज नो डाउट आप लेफ्ट का कंपेयर कर सकते हैं। आफ्टर दिस कंपेयरिंग आपको क्या मिल जाता है बेटा, यहाँ पर आपका क्लेम वेरीफाई होकर के मिल जाता है। एज यू कैन सी हियर आपका क्लेम वेरीफाई हो जाता है। इट्स वेरी सिंपल। Similarly, you can verify all other properties. Okay. Now this is time to verify the identity law. According to identity law, आपको क्या दिखाना है, A union phi is equals to A आपको एम्प्लाइज करा के दिखाना होगा।
तो वे आर फाइव नल सेट ए एनी नॉन एम्पटी सेट्स। तो चलिए यहाँ पर सेट ए कोई भी आप अपने मन से सपोज कर लीजिए यहाँ पर 1 2 3। ओके, मैंने सपोज किया 1 2 3। आप चाहें तो 2 एलिमेंट से मिल करके, या आप हो सकता है 5 एलिमेंट से, आप जितने चाहें नंबर ऑफ एलिमेंट से मिल करके कोई भी एक नॉन एम्पटी सेट सपोज कर लीजिएगा। ओके, लेकिन ध्यान रखिएगा ड्यूरिंग प्रोसीजर आप सपोजिंग अपनी चेंज नहीं करेंगे। व्हाट आई एम सेइंग, ड्यूरिंग प्रोसीजर आपकी सपोजिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। पहले आप जो सपोज करें वो कर लीजिए, ड्यूरिंग प्रोसीजर चेंज नहीं कर सकते आप। चलिए, तो ये हो गया सेट ए। अब आपको करना क्या, यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है, लेफ्ट क्या बोलता है, ए यूनियन 5 परफॉर्म करना है, और क्या एम्प्लाइज करा के दिखाना है, सेट ए के बराबर आपको एम्प्लाइज करा के दिखाना है। तो चलिए, सेट ए तो आपने सपोज कर रखा है, और 5 दैट मीन्स नल सेट के साथ आपको उसका यूनियन परफॉर्म करना है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, दिख रहा है यहाँ पर बेटा, ये कुछ ऐसा आपको नज़र आएगा, ये कुछ ऐसा नजर आएगा आपको। तो मुझे ये बताइए, इस नॉन एम्पटी सेट जिसके पास 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, उसका यूनियन किसके साथ परफॉर्म किया जा रहा है, एक नल सेट के साथ जिसके पास क्या है, 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो मर्ज क्या हुआ, 0 मर्ज हुआ। मर्ज क्या हुआ, 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स मर्ज हुआ, एंड दैट्स वाई कि आपका सेट नॉन इफेक्टेड बना रहा है, और वापस नॉन इफेक्टेड बने रहने के कारण वापस आपको आपका पहला सेट ए मिल जाता है। तो इस तरीके से ए यूनियन 5 परफॉर्म किए जाने पर पे क्या एम्प्लाइज हो गया, इज इक्वल टू ए एम्प्लाइज हो गया यहाँ पर पे। आ रही बात समझ, तो ये बहुत ही सिंपल था, एंड दैट्स वाई फाई सेट थ्योरी में क्या पढ़ा, इस फाई को हम क्या पढ़ते हैं सेट थ्योरी में, आइडेंटिटी एलिमेंट के तौर पे भी फाई को पढ़ा जाता है यहाँ पर पे, और इसे हम लॉ ऑफ आइडेंटिटी पढ़ते हैं। लॉ ऑफ आइडेंटिटी का मतलब ये है वापस वही पहला सेट मिल जाना है, वापस पहला वही एलिमेंट मिल जाना है यहाँ पर पे। लॉ ऑफ आइडेंटिटी आपने पहले भी पढ़ा है सेट थ्योरी में, आप फिर से पढ़ते हैं, नथिंग एल्स। ठीक है, जो काम आप नंबर्स को लेकर के करते थे वही काम अब आप सेट थ्योरीज में सेट को लेकर के करें, और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत ही आसान सा टास्क होता है यहाँ पर पे। चलिए, अब आ रही है यहाँ पर पे बात वेरीफाई या वेरिफिकेशन ऑफ एडम्पोटेड लॉ। एडम्पोटेड लॉ क्या बोलते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, एडम्पोटेड लॉ क्या बोलता है, ये है आपका एडम्पोटेड लॉ। ठीक है, सेम सेट का आना, जो एडम्पोटेड लॉ है वो बोलता है ए यूनियन ए इक्वल्स टू ए। दैट मीन्स 2 सेम सेट्स के बीच यदि आप यूनियन परफॉर्म करते हैं तो वापस आपको आपका पहला सेट मिलता है। आ रही बात यहाँ पर पे समझ, मतलब आफ्टर यूनियन कुछ चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब इस चीज़ को कैसे वेरीफाई किया जा सकता है, तो ज़रा इस चीज़ को समझिए, इसको कैसे वेरीफाई किया जा सकता है। देखिए, अगेन द सेम प्रोसेसर कंटिन्यू विद द सेम सेट। जो सेट मैंने ए ऊपर सपोज किया था, आप चाहें तो कोई दूसरा सेट भी ले सकते हैं। चलिए, तो मैं उसी सेट के साथ कंटिन्यू हो जाती हूँ वेरिफिकेशन के लिए। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, ए यूनियन ए, और क्या ला के दिखाना है आपको यहाँ पर पे, ए एम्प्लाइज करा के दिखाना है। तो देखते हैं हम कर पाते हैं कि नहीं। तो चलिए, सेट ए के साथ यूनियन परफॉर्म करें यहाँ पर पे। तो आफ्टर यूनियन, जैसे कि आपको पता है यहाँ पर पे एलिमेंट्स दोनों सेट्स के मर्ज हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज दोनों सेट सेम है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर पे जिन दो के बीच आप यूनियन परफॉर्म कर रहे हैं वो दोनों सेम सेट हैं, दैट मीन्स सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को और सेम एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स को ही कंटेन करेंगे। अब यूनियन परफॉर्म कर, इसका मतलब ये तो नहीं है कि 1 रिपीट होगा, 2 रिपीट होगा और 3 रिपीट होगा, क्योंकि सेट में तो आपको पता है यहाँ पर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं किया जा सकता। तो चूंकि जिस पहले सेट का जिस दूसरे सेट के साथ यूनियन परफॉर्म किया जा रहा है वो एक्चुअली में क्या है, 2 अलग नहीं, 2 सेम सेट है, एंड दैट्स वाई एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर एज इट इज बने रहेंगे, क्योंकि सेट्स में तो वैसे भी एलिमेंट रिपीट नहीं होते। ठीक है, आरी बात यहाँ पर समझ। तो आफ्टर यूनियन आपको वापस आपका पहला सेट ए मिल जाता है कि नहीं यहाँ पर आरी बात समझते हैं। बहुत ही सिंपल है, ये बहुत प्रैक्टिकली समझने की चीज़ है, इसके लिए आपको कॉपी पेन या कलम उठाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आप चीज़ों पर गौर करेंगे तो आप समझ सकते हैं सेट थ्योरी बहुत ही आसान है आई थिंक। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं बेटा, किसी भी लॉ को या किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशंस को बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपके पास कुछ नहीं है, कोई आपको हैवी ट्रिक नहीं पता, तो आप अपने मन से ही कोई सेट सपोज करके आप क्या कर लीजिए यहाँ पर किसी भी क्लैम को वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ पर ठीक है। हाँ, लेकिन यदि वो क्लैम वैलिड रहा है ना, फुल प्रूफ रहा, तभी वो वेरीफाई होगा, अदरवाइज वो वेरीफाइड नहीं हो पाएगा। लेट मी क्लियर। तो चलिए ठीक है, आज आपको इतनी प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पर बताई। इन सारी प्रॉपर्टीज़ के अलावा अभी हमारी एक प्रॉपर्टी और बची, लॉ ऑफ यूनिवर्सल। तो चलिए लॉ ऑफ यूनिवर्सल को हम देख लेते हैं क्या बोलता है। सो नाउ दिस इज द टाइम टू वेरीफाई द लॉ ऑफ यूनिवर्सल। लॉ ऑफ यूनिवर्सल्स का क्लेम ये है कि यदि मैं किसी यूनिवर्सल सेट, ठीक है, किसी यूनिवर्सल सेट के साथ किसी भी नॉन एम्पटी सेट ए का यूनियन परफॉर्म कराऊँ, अरे बात यहाँ पर समझिए, आप ऐसा भी बोल सकते हैं यहाँ पर कि किसी नॉन एम्पटी सेट ए का यूनियन परफॉर्म किया जा रहा है यूनिवर्सल सेट के साथ, तो आफ्टर दिस ऑपरेशन आपको वापस क्या मिलता है, आपका क्या मिलता है, आपको यूनिवर्सल सेट मिलता है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ यूनिवर्सल। और वो तो होना ही है, इस चीज़ को तो बिल्कुल पेन कलम छूने की ज़रूरत ही नहीं यहाँ पर जस्ट बिकॉज देखो बेटा,
पेन इसलिए नहीं छुएंगे आप यहाँ पर क्योंकि ये चीज़ बहुत समझने वाली बात है। देखिए यूनियन जो होता है ना बेटा, वो हमेशा, मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे दो सेट्स का जो यूनियन होगा वो एक तीसरा सेट है, अगर वो तीसरा सेट दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंटेन करता है, दैट मीन्स उन दोनों सेट्स के बराबर या उससे बड़ा होगा डेफिनेटली, छोटा होने की तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका कंक्लूजन ये भी निकलता है यहाँ पर कि दो सेट्स के बीच का जो यूनियन है वो हमेशा बड़े से बड़ा सेट आएगा। तो मुझे बताइए जिन दो के बीच अभी मैं यूनियन, इस क्लैम में जो यूनियन परफॉर्म करूँ जिन दो सेट्स के बीच, उसमें से एक तो आपका क्या यूनिवर्सल है। अब यूनिवर्सल से बड़ा तो कोई दूसरा सेट होता नहीं है बेटा, तो ऑब्वियसली इनका यूनियन क्या आएगा, यूनिवर्सल ही आएगा। जस्ट बिकॉज यदि मैं यूनिवर्सल के अंदर कोई भी सेट ले रही हूँ ए बी सी, तो वो सारे तो यूनिवर्सल से ही मिलकर, यूनिवर्सल से के ही कुछ एलिमेंट से मिलकर के बने, उसके तो सबसेट ही नहीं, उससे तो छोटे ही हैं। तो बड़ा कौन है इन दोनों में, ऑब्वियसली बड़ा यूनिवर्सल है। तो आफ्टर यूनियन क्या आएगा, बड़े से बड़ा सेट, दैट मीन्स यूनिवर्सल। यूनिवर्सल से बड़ा तो कुछ होता ही नहीं है। आ रही बात समझ? फिर भी हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं। यहाँ पर पेश जो मैंने लिखा है आप देख सकते हैं। देखो मैंने क्या लिखी थ्योरी यहाँ पर बेटा, ध्यान दीजिएगा। थ्योरी मैंने लिखी है, union of set is such as the biggest set with all the elements, okay, those which are in first or those which are in second set। आप इस चीज को ऐसे भी पढ़ सकते हैं यहाँ पर, the union of two set is the biggest set of sum of all the elements those which are in first and the second both। ठीक है, आ रही बात समझ? तो इस बात से भी ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि ऑब्वियसली इन दोनों में जो यूनियन परफॉर्म आफ्टर यूनियन जो आएगा सेट, वो एक बड़ा सेट होगा, और बड़ा सेट इन दोनों में साफ दिख रहा है हमको कि यूनिवर्सल है, एंड दैट्स वाई कि यूनिवर्सल ही आएगा। तो लॉ ऑफ यूनिवर्सल जो होता है वो बिल्कुल समझने की चीज़ है, वर्बली आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, इसके लिए आपको पेन कलम छूने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आज का वीडियो क्लिप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर पे इंटरसेक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशंस ऑन इंटरसेक्शन। तो आज के लिए इतना इनफ है। थैंक यू सो मच।